हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव। आप देख रहे हो जेके यात्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए रहेंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप यूएसए कैसे आ सकते हो और आकर यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, ये सारे आपके क्वेश्चन थे। तो आज मैं इन सब क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ, सब्सक्राइब करके मत जाना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जेके यात्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि क्या हम यूएस का वीज़ा ले के यूएस में जाकर काम कर सकते हैं, क्या हम वहाँ सेटल हो सकते हैं, या मुझे कौन सी जॉब मिलेगी अगर मुझे वीज़ा मिल गया। मैं कारपेंटर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं लॉन्ड्री वाला हूँ, मुझे स्टडी वीज़ा लेना है। तो सबका जो मोटिव है लास्ट में आके आ जाता है कि क्या मुझे वीज़ा मिलने के बाद में मैं काम कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मुझे वीज़ा का जो फॉर्म है DS-160 फॉर्म, वो मुझे किस तरह भरना है, क्या मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा, क्या मुझे इनविटेशन लेटर लगेगा। तो मैंने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एक इनविटेशन लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे चुका हूँ। बट वो फॉर्मेट मेरे वीज़ा के केस में था, मेरे प्रोफाइल के केस में था। आप लोगों के प्रोफाइल में वो फॉर्मेट सही बैठता है या नहीं बैठता है, तो इसके लिए मैं हर टाइम आप लोग को बोलता हूँ कि चेंज एज पर योर प्रोफाइल। मैंने ऐसा बोला हूँ। और तो आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आपको यहाँ पर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा, अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न कितने दिन का होना चाहिए, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट किस तरह होना चाहिए, और आप टैक्स भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, ये सब बहुत मायने रखता है। तो इसी सब पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ दोगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर अभी नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो घुमा फिरा के बात आ जाता है H1B वीज़ा, H2 वीज़ा, J1 वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। तो कौन सा वीज़ा मिले जिस पे हम जाके काम कर सकते हैं। तो जब आप लोग गूगल करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो आप समझ जाते हो कि मुझे इनमें से कोई भी वीज़ा नहीं मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आप सब लोगों को ऐसा पहले ना कभी तो ऐसा फील हुआ ही होगा। तो फिर आप सोचते हो क्या सबसे आसानी से जो वीज़ा मिल सकता है वो है टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा या B1 B2 वीज़ा। तो मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं ये टूरिस्ट वीज़ा लेके आके यहाँ पर काम कर सकता हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं सेटल हो सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जी नहीं, आप टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा लेकर आकर यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो ये आप अपने माइंड से हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट पे आता हूँ कि आपको ये टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा। टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लिंक पे जाके क्लिक करना। और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो सब भी मैंने सब लिंक में दे दिया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो देखिए। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, फ्रेश पासपोर्ट पे भी लगता है, या अगर आपने कोई देश नहीं घूमा है तो भी लगता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वीज़ा इंटरव्यू लेने वाला ये खुद आपको बोलेगा कि आपने अपना देश पहले पूरी तरह से नहीं घूमा है, कोई फॉरेन कंट्री नहीं घूमा है, और डायरेक्ट आपको US जाना है घूमने के लिए। वाह, क्या बात है। ये मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या इंसल्ट फील कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करता है। फिर उसके बाद होता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि इंडिया से US आने का जो रिटर्न टिकट है वो 80,000 से 1 लाख रुपए तक लगता है। तो इतना बड़ा अमाउंट आपके पास होना चाहिए। और ये जो अमाउंट है ये सडनली अमाउंट नहीं आना चाहिए कि जैसे कि आप सैलरी पर्सन हो
तो सैलरी आपके हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो आपका सेविंग होते जा रहा है। तो वो लोग देखते हैं कि अगर इसको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो एंड ऑफ द मंथ में जब नेक्स्ट सैलरी आने वाली है तब तक उसके अकाउंट में कितने बचे हैं उस 50,000 में से, कि वो कितना घर में खर्च कर रहा है, कितनी उसकी सेविंग हो रही है। तो अगर वो 6 महीने तक वो जमा कर रहा है तो 3 लाख, 1 साल तक 6 लाख, इतने सारे पैसे वो जमा कर गया रहेगा। सैलरी और सेविंग्स का बोलने का मतलब ये था कि लोग पूछते हैं कि वीज़ा पाने के लिए मुझे कितना बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस कम से कम एक 5-6 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि लाख रुपए तो टिकट के ही चले जाएंगे, ठीक है। और वीज़ा का फ़ीस चला जाएगा $160, $15,000 रुपये के करीब। तो जब आप यूएस आएंगे तो आपको यूएस आने जाने का टिकट, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा, और जब आप जो घूमेंगे उसका खर्चा। तो एक दिन में अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं तो $30 तो लगे जाएंगे। तो यानी कि 300, 600, $900 आपको सिर्फ खाने के लग जाएंगे एक 15-20 दिन का, रहने का अलग से। तो कम से कम मेरा बोलने का मोटिव है कि अगर आप यूएस आ रहे हो तो आपके अकाउंट में 5-7 लाख रुपए होना चाहिए। एक गुड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ का आपका एक वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, वो आपको एक लेटर देगा कि ये बंदा हमारे पास इतने दिन से, इतने साल से काम कर रहा है और इसकी एनुअल सैलरी ये है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न दिखाओ कि आपका ये बिज़नेस है, और करंट अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। कि सब लोग बोलते हैं कि मिनिमम 3 साल का ITR देना ज़रूरी है, बट मैं पर्सनली आपको सजेशन दूंगा कि आप कम से कम 4 से 5 साल का ITR दिखाओ, कि उसको ऐसा लगे इंटरव्यू लेने वाले को कि ये बंदा 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, इसका खुद का बिजनेस है, ये यूएस जाएगा तो ये वापस रिटर्न आएगा भी। तो ऐसी बात है। अगर आप स्टूडेंट हो या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आप अपने हस्बैंड का लगा सकते हो। अगर हस्बैंड घर पे बैठा है और वाइफ काम कर रही है तो वाइफ का बिजनेस का डिटेल्स उसमें लगाते हो। अंडर मतलब एक 20-22 साल के लड़के हो, स्टूडेंट हो, 24-25 साल के हो, काम नहीं कर रहे बट पेरेंट्स का बिजनेस है, तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपने पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो ये हो गए डॉक्यूमेंटेशन। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स पर। तो जो अगला पॉइंट है वो है DS-160 फॉर्म भरना। DS-160 फॉर्म में आपकी पूरी जन्म कुंडली, आपके घर वालों की जन्म कुंडली और आपके जो रिश्तेदार जो फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन कंट्री में मतलब कि जो USA में है, तो ये सब बना रहता है। आपका 5 साल से अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो तो उसका एड्रेस, अगर आप 10 साल में पिछले 2 बार एड्रेस बदल चुके हो तो दोनों जगह का एड्रेस, और कहाँ कहाँ आपने कितना कितना काम किया है वो सब, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कि आप इस कंपनी में इतने दिन से इतना दिन काम किए थे और इस कंपनी में ये साल से ये इस पोजीशन पे काम किए थे। फिर उसके बाद आएगा आपके सोशल मीडिया का अकाउंट्स। वहाँ पर आपका सोशल मीडिया का अकाउंट्स भी डिटेल्स मांगा जाता है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भड़काऊ भाषण तो नहीं शेयर कर रहे हो। तो ये सब भी चीज़ वो सब देखते हैं। अगर आपके फैमिली में से कोई भी USA में है या फैमिली फ्रेंड्स है तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये रिलेटिव, ये मेरा उससे रिश्ता है, ये US में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, यहाँ कहाँ पे रहता है, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो उनको एक सिक्योरिटी लगती है कि हाँ ये बंदा अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए आ रहा है। और हो सके तो जो फैमिली मेम्बर US में है उससे एक इनविटेशन लेटर मंगा ले कि जी हाँ, उस लेटर में ऐसा लिखा होना चाहिए कि इस बंदे को मैं इंडिया से US बुला रहा हूँ घूमने के लिए, और ये बंदा इतने दिन से इतने दिन के लिए US घूमने आ रहा है, ये इसकी आइटनरी है। उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ यहाँ घूमेगा और ये बंदा हमारे पास रहने वाला है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और ये मेरा US का सोशल सिक्योरिटी नंबर है और ये मेरा ID नंबर है। तो जो आपको इनविटेशन लेटर देगा वो ये सब चीज़ उसमें लेटर में मेंशन करेगा, और उस लेटर को आप US एम्बेसी लेके जाके सबमिट करोगे कि मैं अपने इस रिलेशन वाले के पास जा रहा था। तो DS-160 फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई भी एजेंट के पास नहीं जाना है। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो आसानी से, स्टेप बाय स्टेप बाय। अगर वो सब वीडियो नहीं देखना है तो आप जो US गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप हाउ टू फिल DS-160 फॉर्म सर्च करेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। US गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक चाहिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
फिर आता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं अपने माँ बाप को बुलाना चाहता हूँ, या मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ, मैं 12वीं तक ही पढ़ा हूँ, मुझे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूँ, क्या मैं पंजाबी में इंटरव्यू दे सकता हूँ, क्या मैं बंगाली में इंटरव्यू दे सकता हूँ, या फिर मैं तमिल या मलयाली में इंटरव्यू दे सकता हूँ क्या, या मुझे हिंदी नहीं आती मैं तेलुगु में दे सकता हूँ क्या। तो जी हाँ, इंडिया में टोटल 4 काउंसलेट है और 1 एम्बेसी है। तो जो 1 एम्बेसी वो है दिल्ली में, और 4 जो काउंसलेट है वो है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई, और दिल्ली में है वो है एम्बेसी। तो इन सारे जगहों पे ट्रांसलेटर होते हैं। तो जब आप DS 160 फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि आपका इंटरव्यू आप हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हो या बंगाली में देना चाहते हो, तो ये आप भर सकते हो। तो जब DS 160 फॉर्म आप जब भर दोगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पर आता है फ़ीस का ऑप्शन। फ़ीस का जो कीमत है वो है $160। तो कोशिश करना कि आप क्रेडिट कार्ड से भरो, डेबिट कार्ड से भी भर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से भर सकते हो, बट अगर क्रेडिट कार्ड से भरते हो तो आपको जो रिसिप्ट है वो फटाफट मिल जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब DS 160 फॉर्म जैसे आप फीस भरोगे तो उसी दिन आपको बायोमेट्रिक का डेट लेना होगा, आपके आई स्कैनिंग, फिंगर्स और फ़ोटो आपका निकल आ जाएगा। और जब वो डेट चूज़ कर लोगे आप बायोमेट्रिक का, तो फिर आपको डेट चूज़ करना पड़ेगा वीज़ा इंटरव्यू का। तो उसके बीच में 2-3 दिन गैप होता है। तो जैसे आप ये फॉर्म भर के आप बायोमेट्रिक के दिन जाओगे, जहाँ पर आपका आई स्कैनिंग और फ़ोटो लिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक फॉर्म देना है और आपका पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट कम से कम मोर देन 6 महीना वैलिडिटी उस पर होनी चाहिए। तो जैसे आप DS 160 फॉर्म और अपना पासपोर्ट देंगे, वो लोग आपका फ़ोटो खींचेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपको बोलेंगे ओके, आप सीधा इंटरव्यू के दिन आना। और जिस दिन आपका इंटरव्यू दे रहेगा तो उस दिन आपको सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट एक पॉली बैग लेना पड़ेगा, उसके अंदर सिर्फ आपका पासपोर्ट और आपका जो DS 160 फॉर्म है बस वो, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आप ऑनलाइन भरे रहोगे। पहले कैसा होता था कि आपको पर्सनली लेके जाना पड़ता था। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले होता था कि आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बैंक बैलेंस, आपका ट्रैवल हिस्ट्री, आपका ITR, ये सब आप ऑनलाइन भरने लग गए, पेपर को रिड्यूस कर दिए। फिर भी आप एक कोशिश करना कि 3-4 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा मत लेके जाना, उनके पास ऑलरेडी पहुंच गया है। क्योंकि जिस दिन आपने फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो निकलवाया था बायोमेट्रिक के दिन, उसी दिन एम्बेसी में आपका डिटेल्स चला गया था कि इस बंदे ने बायोमेट्रिक अटेंड कर लिया है, अब ये 2 दिन के बाद इंटरव्यू देने आने वाला है। तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओ तो मैं सजेशन करता हूँ कि एक नॉर्मल अच्छे से कपड़े पहनिए, ज़्यादा फंकी वंकी मत पहनिए, सिंपल सा कपड़ा पहनिए, ऐसा उनको लगे कि सच में ये जेन्युइन बंदा है। तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो उनकी एक्सेंट थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप हिंदी में अगर चूज़ किए हो या अपने ओन लैंग्वेज में चूज़ किए हो तो आप उन्हें ग्रीट कर सकते हो नमस्ते करके और अपनी इंटरव्यू शुरू कर सकते हो। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। जैसे आप इंटरव्यू देने बैठते हो तो वो सबसे तो पहले पूछेंगे कि आप USA क्यों आना चाहते हो, आपने पहले कोई कंट्री घूमा है, तो इसका जवाब आप क्या दोगे? कभी सोचा है अपने मन में कि नहीं, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए है और मेरा यहाँ पे घर है, मेरा बंगला है, तो मैं वापस आऊँ? जी ऐसा नहीं है। ऐसे कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं इंडिया में, तो वो लोग रोज़ सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों का वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, उनको सब मालूम रहता है। तो बी ऑनेस्ट विद देम। सो आपका बॉडी लैंग्वेज उनको बता देगा। आपके सारे प्रोसेस होने के बाद में वो आपको बोलेंगे कि योर वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, वेलकम टू US। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उनसे आप बहस मत करना। अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो ज़्यादा खुशी से उछलना मत, थैंक यू बोल के आप निकल सकते हो, या अगर रिजेक्ट होता है तो भी थैंक यू बोल के निकल सकते हो। तो इससे ये होगा कि रिजेक्शन होने के बाद भी आपका वहाँ पे रिमार्क नहीं जाएगा। अगर आपने उनसे बहस करना स्टार्ट कर दिया, अरे मेरे पास तो सब कुछ था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, मैंने JK यात्रा को देखा था, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये मैं अपना सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको आइडिया आ जाए कि क्या होता है वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर समझ रहे हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ समझ रहे हो।
तो उसके बाद में अगर रिजेक्ट होता है तो फिर तो आप वापस से एलिजिबल हो वीज़ा देने का, इंटरव्यू देने के लिए। कोशिश करना कि कोई और एम्बेसी से देना, दिल्ली से देना, चेन्नई से देना, कोलकाता से देना, दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप मुंबई में रह रहे तो कोलकाता से क्यों दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था बात ये सब कि वीज़ा यूएस का वीज़ा कैसे मिलेगा। अब मैं बात आता हूँ कि लोग बोलते हैं क्या मैं यहाँ पे सेटल हो सकता हूँ। सेटल हो सकते हो, क्या मैं काम कर सकता हूँ, काम कर सकते हो। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हाँ आप काम कर सकते हो, बट टर्म एंड कंडीशन पे। वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ मैं इसको हायर कर रहा हूँ। तो जो हायर करने का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट में जाके पेपर सबमिट करेगा आपका कि इस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, मैं इसको अपने पे काम पे रखना चाहता हूँ। तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट की कुछ फ़ीस होती है, तो कोर्ट में जज पूछेगा कि इसी बंदे को क्यों हायर करना है, इसी बंदे को क्यों रखना है, यहाँ पे इतने सारे अमेरिकन हैं उनको काम पे क्यों नहीं रख रहे हो, इंडिया से बंदा क्यों बुला रहे हो। तो फिर वो जस्टिफिकेशन देगा कि इस बंदे में वो क्वालिटी है जो कि एक अमेरिकन में वो क्वालिटी नहीं है, तो वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इतनी आसानी से कोई ना कोई आपको, सबसे पहले तो ये कोर्ट का मैटर को एक हैंडल करने वाला चाहिए, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो यहाँ के बंदे में नहीं है, तभी तो वो कोर्ट में जस्टिफाई कर पाएगा कि इस बंदे को मैं सच में काम में रखूँगा और ये बंदा यूएस कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है, ये मेरे काम के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से अगर कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो जी हाँ आप काम कर सकते हो पक्का। और दूसरी बात आ जाती है कि आप कम पढ़े लिखे हो तो क्या आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा? जी हाँ आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। क्या गरीब लोगों को और क्या कम पढ़े लिखों को घूमने का मन नहीं है? अगर आपके पास पैसा है, ट्रैवल हिस्ट्री है, ITR रिटर्न है, तो डजेंट मैटर कि आप 10वीं पढ़े हो कि 12वीं पढ़े हो, आपको वीज़ा मिलेगा। बट वीज़ा मिलने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, बैंक बैलेंस पूरा दिखा लो, अपने गुड एम्प्लॉयमेंट की सैलरी सर्टिफिकेट दिखा लो, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ले लो। तो वीज़ा लेना है, यूएस आना है अगर आपको, तो अभी से आपको 2-3 साल उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके तीसरे चौथे साल में आपका एक गुड बैंक बैलेंस अकाउंट होगा, सैलरी स्लिप होगी, ITR रिटर्न होगा, ट्रैवल हिस्ट्री भी कर लिए रहोगे जब तक आप। तो ये सब चीज़ वो लोग देखते हैं कि ये बंदा कितने टाइम से घूम रहा है और ये अपना कंट्री वापस भी आ रहा है। तो ये सब मुझे आपको बताना था कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, यूएस का वीज़ा हासिल करना इजी है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, मेहनत का फल मीठा होता है। आई होप आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपके मन में कुछ भी डाउट है तो। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे फॉलो कर लो, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो पे, तब तक खुश रहो, मस्त रहो। मिलेंगे फिर से बहुत जल्दी JK यात्रा पे।